नमस्कार साथियों। वर्ग एक चयन और पात्रता परीक्षा की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस एमसीक्यू सीरीज इस सेशन का है, उसका पहला प्रश्न है। श्री लाल शुक्ल जी का श्री लाल शुक्ल जी का कौन सा उपन्यास है वो डायरी शैली में लिखा गया है। तो जो श्रीलाल शुक्ल हैं वो आधुनिक कथा साहित्य के एक प्रमुख उपन्यासकार में शामिल हैं। और इनका एक उपन्यास है, कौन सा जो उपन्यास है वो डायरी शैली है उसमें लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राग दरबारी। ये जो राग दरबारी है ये उपन्यास शैली में नहीं लिखा गया है। ये श्रीलाल शुक्ल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में उन्होंने आज़ादी के बाद जो गांव की दुर्दशा है और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बड़ा ही मार्मिक व्यंग्य किया गया है। इसमें रुप्पन बाबू इत्यादि हैं वो प्रमुख पात्र हैं। और इस उपन्यास में जो शिक्षा की किस प्रकार की जो बदहाल स्थिति है और जो राजनेता है वो अपना किस प्रकार जो लालचपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण है, वो है श्री लाल शुक्ल की राग दरबारी में। और इसमें जो व्यंग्यात्मक जो लहजा है, कथन शैली है, उसको अपनाया गया है। इसके अलावा अज्ञातवास है, इसमें भी उनका जो उपन्यास जो डायरी शैली में वो नहीं लिखा गया है, पहला पड़ाव भी नहीं लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मकान। तो श्रीलाल शुक्ल जी का जो उपन्यास है, जो मकान है उपन्यास, वो डायरी शैली है उसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव पाठ किस विधा से संबंधित है। भोलाराम का जीव जो पाठ है वो एक हास्य व्यंग्य विधा है, उससे संबंधित है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई ने भोलाराम का जी जीव है वो लिखा है। और इसमें जो सरकारी कार्यालय है उसमें किस प्रकार जो भ्रष्टाचार है उस पर व्यंग किया गया है। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार पर व्यंग के साथ ही सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही है उस पर व्यंग किया गया है। कार्यालय में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही है उस पर व्यंग हुआ है। फीताशाही है उस पर व्यंग हुआ है। इसमें एक बोलाराम नाम का एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होता है। उसके जो रिटायर होने के 5 वर्ष बाद भी उसको जो पेंशन नहीं मिलती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी हास्य व्यंग विधा में है इसको अपनाया गया है। और बाद में इसमें जो नारद और साहब है उनकी जो बातचीत भी होती है, तो वो साहब है उनसे उसकी जो फाइल है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सुंदर बीना है उसकी मांग करता है। सुंदर बीना। तो ये जो बोलाराम का जीव है इसमें जो हास्य व्यंग शैली पद्धति है उसको अपनाया गया और सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार है और जो लाल फीताशाही है उस पर व्यंग है किया गया। हरिशंकर परसाई वो हिंदी के एक मूर्धन्य व्यंगकार रहे हैं। और उनकी जो प्रमुख रचनाओं में, हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाओं में भोलाराम का जीव के साथ ही इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, सदाचार का ताबीज, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, तुलसीदास चंदन घिसे और प्रेमचंद के फटे जूते इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके अलावा जो हरिशंकर परसाई है इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका है उसके संपादन का कार्य भी किया था। जबलपुर से वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्य भी किया था। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका है उसके जो संपादन है उसका कार्य भी किया था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में सिख राइफल्स। उसने कहा था कहानी, ये उसने कहा था जो कहानी है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1915 में। और ये जो कहानी है वो सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो उसने कहा था जो कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो है प्रथम विश्व युद्ध की। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है, प्रथम विश्व युद्ध कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो है, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो है प्रथम विश्व युद्ध। इसमें एक मुख्य पात्र है लहना सिंह। और इसमें जो सूबेदारनी है वो उससे जो प्रेम प्रेम है वो प्रेम करता है। तो इसमें जो लहना सिंह जो राइफल्स का जो नंबर है वो है नंबर 77, सिख राइफल्स लहना सिंह। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इन्होंने अपने जीवन काल में 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक जो पत्रिका है उसके संपादन का कार्य भी किया था।
समालोचक पत्रिका। और इनके दो निबंध बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे भी कई बार प्रश्न भी आए हुए हैं। वो है कछुआ धर्म और मारेसु मुहु कुंठा। तो उसने कहा था कहानी है, उसमें जो लहना सिंह है वो नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार होता है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी के पिताजी एक कहानी है भी रसोई घर को क्या कहते हैं? तो मनु भंडारी हैं, वो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कथा शिल्पी हैं। और नई कहानी आंदोलन है उसमें जो महिला तरई हैं, उसमें कृष्णा सोबती और उषा प्रियबंदा के साथ है वो मनु भंडारी है, वो शामिल है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं उसमें अकेली, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और यही सच है इत्यादि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके जो उपन्यास हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक इंच उस मुस्कान जो उपन्यास है वो उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ में लिखा था। इसके अलावा जो महाबो जो उपन्यास है उसमें जो आज़ादी के बाद की जो राजनीतिक विद्रुपता है उसका चित्रण किया गया है। और आपका बंटी जो उपन्यास है उसमें जो बाल मनोविज्ञान है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। तो एक कहानी ये मनु भंडारी का आत्मकथ्य है। और ये मनु भंडारी का आत्मकथ्य है या आत्मकथा भी बोल सकते हैं इसको। और इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। इसमें मनु भंडारी ने अपने जीवन की, अपने प्रारंभिक जीवन और उनका जो लेखकी और जो साहित्यिक गतिविधियां हैं और उसका जो आस पड़ोस का जो वातावरण है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। ये कहानी है भी। तो उसमें मनु भंडारी जी के पिताजी होते हैं, उसमें वो रसोई घर को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है पूजा घर, ये तो बिल्कुल गलती है। चौका भी नहीं बोलते थे वो, पाकशाला भी नहीं बोलते थे वो। मनु भंडारी के जो पिताजी हैं वो एक कहानी भी रसोई घर को बोलते थे, वो बोलते थे भटियार खाना। तो मनु भंडारी की जी के जो पिताजी हैं वो रसोई घर को वो बोलते थे भटियार खाना। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के किस विधि के एक सशक्त साक्षात्कार हैं? तो हरिशंकर परसाई जी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के वर्तमान होशंगाबाद और नर्मदापुरम में उसमें हुआ था। और इन्होंने जो जबलपुर से वसुधा पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। और ये हिंदी के सबसे बड़े जो मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं उसमें अग्रणी रहे हैं। तो जो व्यंग्य विधा शैली है उसको इन्होंने एक अलग ही स्तर पर ले जाने का कार्य किया है हरिशंकर परसाई ने। तो व्यंग्य विधा में जितना जो मार्मिक चित्रण है और समाज और राजनीति का और अपने देश का, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण वो हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंगों में किया है। इनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह में ठठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, और इसके अलावा प्रेमचंद के फटे जूते और इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर इत्यादि प्रमुख हैं। तो हरिशंकर परसाई हैं वो हिंदी साहित्य की जो व्यंग्य विधा शैली है उसकी एक सशक्त साक्षात्कार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो हिंदी के एक प्रमुख एकांकीकार हैं, उसके रूप में इनकी ख्याति है। इसके अलावा रामकुमार वर्मा है वो छायावाद के प्रमुख कवियों में भी शामिल हैं। और मधुकर और प्रेम संगीत है वो इनके प्रमुख काव्य संग्रह। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक लिखी है, वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? रेशमी टाई, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज की आंखें, ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। इसके अलावा चारू मित्रा, ये भी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी है। जो मेरी बांसुरी जो एकांकी है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित ना होकर ये जो एकांकी है वो है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर है वो आधुनिक काल के एक प्रमुख नाटककार और एकांकी रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो क्या है कि रंगमंच के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। लेकिन जगदीश चंद्र ने आधुनिक काल में नाटक और रंगमंच है उनको पुनः एक ही धरातल पर लाने का प्रयास किया है। और इनकी अगर प्रमुख नाटकों की चर्चा करें तो वो पहला राजा, शारदीय और कोणार्क इत्यादि महत्वपूर्ण है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में। तो एक पहला राजा, शारदीय और कोणार्क है वो इनके बड़े ही महत्वपूर्ण नाटक हैं।
जगदीश चंद्र माथुर के। और ये आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार और एकांकीकारों में शामिल हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत है वो कितने खंडों में विभक्त है? तो मेरी तिब्बत यात्रा है, इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन, जो कि अपनी घुमक्कड़ी और अयावरी प्रवृत्ति है उसके लिए जाने जाते हैं। और जो राहुल सांकृत्यायन है, इनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे, लेकिन बाद में जब वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो उनको अपना नाम परिवर्तित करके कर लेते हैं राहुल सांकृत्यायन। और मेरी जो तिब्बत यात्रा, इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। और इसके अलावा जो मेरी तिब्बत यात्रा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। और जो मेरी तिब्बत यात्रा है, इसके जो अंतिम दो अध्याय है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ये भी प्रश्न है, वो आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसके जो अंतिम दो अध्याय हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो इसके जो अंतिम दो अध्याय हैं वो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुए थे, सरस्वती पत्रिका में। इसके अलावा ये जो मेरी तिब्बत यात्रा है, इसके इस जो यात्रा अब कितने खंडों में विभक्त है, तो ये जो है ये 5 खंडों में विभक्त है। तो मेरी तिब्बत यात्रा है उसका प्रकाशन वर्ष है 1937। इसके दो अंतिम दो अध्याय हैं वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जो कि अपनी घुमक्कड़ी और आयावरी प्रवृत्ति उसके लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन की एक और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है घुमक्कड़ शास्त्र। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना, और कई बार इससे एग्जाम में कोर्स प्रश्न भी आया है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है राहुल सांकृत्यायन। और एक और इनकी बड़ी रचना है बोलगा टू गंगा। तो मेरी तिब्बत यात्रा के साथ इन दोनों रचनाओं को भी आप याद रखेंगे, घुमक्कड़ शास्त्र और बोलगा टू गंगा। तो ये जो रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, ये 5 खंड है उसमें विभाजित है। और इसका जो क्रम है वो है लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, साकियो की ओर और जैनम की ओर और नेपाल की ओर। तो मेरी तिब्बत यात्रा है वो 5 भाग हैं उसमें विभाजित है। लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साकियो की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। याद रखने वाली बात है। और आने वाले समय में इससे ये भी क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है कि इनका जो क्रम है वो किस प्रकार है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य की जो जितनी भी रचनाएं होती हैं उसमें क्रम बनाने के लिए आपके जो प्रश्न है वो काफी मिलने को देखते हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा का जो क्रम बनेगा वो लहासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, साकियो की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। अगला प्रश्न है, गलता लोहा है कहानी का प्रमुख पात्र है वो कौन है? तो गलता लोहा जो कहानी है इसके जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रमुख कहानीकारों में से एक है। और इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह वो एक है दहाजियू और एक है कोसी का घटवार, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं शेखर जोशी की, उसमें एक है दाजियो और कोसी का घटवार। ये गलता लोहा इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी। और इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र कौन है? बंशीधर नहीं है, त्रिलोकी भी नहीं है, धनराम भी नहीं है। इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है मोहन। तो गलता लोहा के जो लेखक है या कहानीकार है वो हैं शेखर जोशी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह वो हैं दाजियो और कोसी का घटवार। और जो गलता लोहा कहानी है उसमें जो प्रमुख पात्र है वो है मोहन। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ इसके लेखक है वो किस विषय के छात्र हैं? तो जो मैं क्यों लिखता हूँ यह एक निबंध है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं क्यों लिखता हूँ इसका जो विधा है वो क्या है? तो ये जो निबंध विधा है इसकी, और इसके जो लेखक हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इनका कई बार नाम भी आ जाता पूरा, कि अज्ञ का पूरा नाम क्या था, तो अज्ञ का जो पूरा नाम था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञ। और ये जो निबंध है विधा है। तो मैं क्यों लिखता हूँ इसके लेखक है वो किस विषय के छात्र हैं? तो अंग्रेजी के नहीं, संस्कृत के भी नहीं, गणित के भी नहीं। तो इसके जो लेखक हैं वो अज्ञ हैं, वो हैं किसके छात्र हैं? वो हैं विज्ञान विषय के। इसके अलावा अज्ञे के दो बड़े ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं, आप उनको याद रखेंगे। इनके जो यात्रा वृत्तांत हैं वो एक है अरे अयावर, याद रहेगा।
और एक दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। तो ये इनके दो बड़े महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत है आज्ञा के। अरे अयावर याद रहेगा और एक बूंद सहसा उछली। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें एक है नदी के दीप, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी। तो मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो है अज्ञा। इसके अलावा अज्ञा का एक बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है, वो है संवत्सर। इसको भी याद रखेंगे आप कि इनका जो महत्वपूर्ण निबंध वो है संवत्सर, और एक और इनका जो निबंध संग्रह वो है त्रिशंकु। इनकी ये निबंध संग्रह है संवत्सर और त्रिशंकु। तो मैं क्यों लिखता हूँ, जो निबंध के जो लेखक हैं वो किस विषय के छात्र हैं, वो हैं विज्ञान विषय के। अज्ञा का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा जो कविता है उसकी भाषा वो किस तरह की है। तो राम की शक्ति पूजा के जो कवि हैं वो हैं निराला। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। तो राम की शक्ति पूजा है उसको महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त लंबी कविता बोला जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त लंबी कविता है। तो राम की शक्ति पूजा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। इसके जो इसके जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। तो हिंदी में जो मुक्त छंद के प्रणेता है वो कौन है, निराला। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके प्रमुख काव्य संग्रह वो है अनामिका, गीत का और तुलसीदास इत्यादि। अनामिका, गीत का, तुलसीदास इनके प्रमुख काव्य संग्रह, अनामिका, गीत का, परिमल और तुलसीदास। ये जो राम की शक्ति पूजा है महाकाव्यात्मक उदात्त है उससे संपर्क कविता है, और इसी कारण है ये एक शक्ति काव्य है उसके अंतर्गत आता है, शक्ति काव्य। और शक्ति काव्य की जो संज्ञा है उसको छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा देते हैं, वो देते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो निराला है वो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं वो शक्ति काव्य की संज्ञा किसको देते हैं, वो देते हैं छायावाद को। और किस कविता के आधार पर देते हैं, वो देते हैं राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर। तो राम की शक्ति पूजा की जो भाषा है वो किस तरह की है, अवधि भाषा नहीं है इसकी, मैथिली भी नहीं है, ब्रज भी नहीं है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। जब आप कहानी की जो इस जो कविता है उसकी जब शुरुआत होती है, उसकी जो शुरुआती जो पंक्तियां हैं तो उसमें कवि ने निराला ने दुरंतर प्रभा शैली का प्रयोग किया है, और संस्कृत और जो तत्सम शब्दावली उसका अधिक अधिक प्रयोग करते हुए जो संपूर्ण जो युद्ध की घटना है राम और रावण के मध्य होती है, भगवान श्री राम और रावण के मध्य, उसका बड़ा ही जो मार्मिक चित्रण है वो कविता की शुरुआत में किया गया। और उसकी जो भाषा है वो है संस्कृत निष्ठ, संस्कृत और तत्सम शब्दावली का उसमें भरपूर प्रयोग हुआ है। और जो संपूर्ण जो कविता है उसमें आपको संस्कृत निष्ठ हिंदी है वो आपको नजर आएगी। भले ही वो उसमें कुछ पंक्तियां, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, शक्ति की करो मौलिक कलम ना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन, या फिर नैनों का नैनों से पलकों पर नभ उल्लाक पतन। और फिर इसकी जो कविता की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं पंक्तियों से होती है, हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। और कविता की जो अंत होता है वो होता है, कविता का जो अंत होता है वो होता है कि है माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो इस तरीके से जो कहानी है वो महाकाव्य कविता है, वो एक महाकाव्यात्मक उदात्त है उससे संपर्क कविता है। और इसको शक्ति काव्य की संज्ञा जो छायावाद निराला ने दी है वो राम की शक्ति पूजा कविता का उसमें प्रमुख आधार बनता है। और इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकला किसका प्रतीकात्मक दस्तावेज है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकला किसका प्रतीकात्मक दस्तावेज है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो राष्ट्रीय काव्य धारा है उसके एक प्रमुख कवि रहे हैं।
तो छायावाद के बाद दो प्रकार की काव्य धाराओं का सृजन होता है, एक है प्रेम और मस्ती का काव्य, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि रहे हैं। तो इनकी जो कैदी और कोकला की जो कविता है उसमें जो कवि को जो बताने का जो निहितार्थ है वो ये है कि जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में विभिन्न प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जब भाग लेते हैं तो कैदियों में उनके साथ है कैदी, जो कैदी होते हैं उनके साथ ब्रिटिश शासन द्वारा है किस प्रकार का जो अन्याय है और शोषण है वो किया जाता है। इसके साथ ही इसमें जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं उनकी तीव्र आलोचना भी की गई है और साथ ही जो भारत की दुर्दशा है उसका भी चित्रण इस कविता में किया गया कैदी और कोकला के माध्यम से। तो इसमें क्या कवि बैठे हुए हैं अपनी जो जेल गिर है उसमें और वहीं पर एक कोयल आ जाती है तो उसी के माध्यम से जो बातचीत के माध्यम से अपनी जो व्यथा है उसका वर्णन करती है। तो इसमें जो कैदी और कोकला वो किसका प्रतीकात्मक दस्तावेज है? अहिंसा और शांति का नहीं है, अध्यात्म का भी नहीं है, विद्रोह का नहीं। तो इस जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस संग्राम है उसका वो प्रतीकात्मक दस्तावेज है। तो इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी की जो कैदी और कोकला जो कविता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस संग्राम है उसका जो है प्रतीकात्मक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, और ये जो कविता है इसको जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने जो बिलासपुर जेल है उसमें रहकर लिखा था। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने में कवि का कविता के पंख उड़ने से क्या तात्पर्य है? तो जो कविता के बहाने जो कविता है इसके जो लेखक हैं वो हैं कुंवर नारायण। और जो कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। क्योंकि जब भी हमारे सिलेबस में कोई कविता लगी होती है जैसे कविता के बहाने वो वर्ग एक जो चयन परीक्षा उसमें लगी हुई है तो उस ना केवल कवि की उसमें कविता के बारे में बल्कि जो कवि हैं उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी पता होना चाहिए। तो इसके जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण और ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। अज्ञा द्वारा 1959 में तीसरे सप्तक के संपादन का कार्य किया जाता है और ये जो तीसरा सप्तक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959। प्रथम तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। दूसरा जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951 और तीसरा जो तार सप्तक है उस सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1959। उसी में जो कुंवर नारायण है वो कवि है वो शामिल है। इसके अलावा कुंवर नारायण के अलावा इसमें विजयदेव नारायण शाही हैं वो भी प्रमुख कवि हैं। तो कविता के बहाने जो कविता है वो है कुंवर नारायण की। और कुंवर नारायण की दो प्रबंध काव्य बड़े ही महत्वपूर्ण है वो हैं, एक है आत्मजयी और बाज सरवा के बहाने। इनकी दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आत्मजयी और एक है बाज सरवा के बहाने। ये इनके दो बड़े महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य हैं, आत्मजयी और बाज सरवा के बहाने। इसके अलावा कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है। तो कविता के बहाने में कविता के पंख उड़ने से कवि का क्या तात्पर्य है? अर्थ लिखना नहीं, शब्द अर्थ में विसंगति नहीं, स्पष्ट करना नहीं, इसका जो आंसर वो होगा कल्पना करना। तो कविता के बहाने में जो कवि है वो कविता के लेखक पंख उड़ाने से तात्पर्य है उसका है वो है कल्पना करना। अगला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं मैं काले पहाड़ किसका प्रतीक है? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं इसके जो लेखक हैं वो है राजेश जोशी। ये राजेश जोशी की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं में काले पहाड़ है वो किसका प्रतीक है? खुशहाली का नहीं, आध्यात्म का भी नहीं, प्रकृति परिवर्तन का नहीं, ये जो समाज में व्याप्त शोषण है उसका प्रतीक है। क्योंकि बच्चे हैं वो पढ़ने की जगह कहाँ पर जा रहे हैं? काम पर। तो इसके माध्यम से समाज में जो आर्थिक विसंगति है या विषमता है उसका चित्रण वो कवि ने बड़े मार्मिक रूप से किया है, राजेश जोशी ने। अगला प्रश्न है, एक कलाकार का संघर्ष एक कलाकार का संघर्ष एक कलाकार का संघर्ष रचनात्मक बेचैनी और कला में सब कुछ झोंक देने वाला जुनून किस पाठ में उभर कर आता है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो रचना है वो वर्ग एक की जो चयन परीक्षा है उसमें लगी हुई भी है। एक कलाकार का संघर्ष रचनात्मक बेचैनी और कला में सब कुछ झोंक देने वाला जुनून है वो किस पाठ में उभर कर आता है? तो ये स्थिति में बारिश है उसमें नहीं है, ये पथ प्रदर्शक में भी नहीं है, बूढ़े मुंशी की गर्दावत में भी नहीं है, ये है आत्मा का ताप में जो कि सैयद हैदर रजा की है।
तो इसमें जो चर्चा की गई है वो की गई है सैयद हैदर रजा की। इसके जो लेखक हैं वो हैं आत्मा का ताप के जो लेखक हैं वो हैं सैयद हैदर रजा। तो उन्होंने अपनी जो काव्य कला है और जो सृजन की प्रक्रिया है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है वो आत्मा का ताप है उसमें किया है। इसके जो लेखक है वो है सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की कविता एक बूंद में बूंद किससे बात कर रही है? तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध है वो द्वैध युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। ये जो प्रिय प्रवास है ये 17 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। इसका पहले कवि ने नाम रखा था ब्रजंगना बिलाप, लेकिन उसको बाद में परिवर्तित करके वो कर देते हैं प्रिय प्रवास। और इसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य बोला जाता है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय वो द्वितीय युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली हिंदी का है वो पहला महाकाव्य है और ये जो 17 सर्गों में विभाजित है इसका उन्होंने पहले नाम रखा था ब्रजांगना बिलाप। इन्हीं की एक कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध की कविता है एक बूंद में बूंद है वो किससे बातें कर रही है? बादलों से, अपने आप से, सीप से, कमल से। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक बूंद जो कविता है उसमें जो बूंद है वो अपने आप से बात कर रही है। इस कविता का भावार्थ यह है कि एक बूंद है वो जब बादलों से निकल रही है तो वो अपने आप से बातें कर रही है कि जो मेरा जो बादलों के बाद जो जीवन है वो मेरा जो जीवन है निकलने के बाद है वो किस प्रकार का होगा, मैं किस प्रकार की अवस्था में होगी और अंत में जाकर है वो एक सीप में जाकर गिरती है और वो अंत में वो मोती बन जाती है। तो एक तो उसी प्रकार की जो स्थिति है उसको वर्णन है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी कविता एक बूंद में बड़ा मार्मिक रूप से किया है और वो उसमें जो बूंद है वो स्वयं से बात कर रही है और अंत में जाकर वो सीप में गिर जाती है और मोती बन के निकलती है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन की कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती के अनुसार कलपत्ता पर बजर गिरे इस वाक्य में बजर का क्या अर्थ है? जो त्रिलोचन है वो हिंदी की जो जो प्रगतिशील और प्रगतिवादी काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा त्रिलोचन की एक हिंदी में बड़ी खासियत है कि ये हिंदी सोनेट है उसमें लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। तो त्रिलोचन है एक प्रगतिवादी कवि होने के साथ ही जो हिंदी में सोनेट है उसके लिखने के लिए ये बड़े प्रसिद्ध थे सोनेट के लिए। ये प्रश्न कई बार आया भी है कि सोनेट लिखने की हिंदी में कौन प्रसिद्ध है? तो वो है त्रिलोचन। यानी कि ये कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है के अनुसार कलकत्ता पर जाकर वज्र गिरे इस वाक्य में जो वज्र है उसका अर्थ क्या है? तो इसमें जो चंपा है वो जब वो लेखक से कहती है कि मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगी और कलकत्ता में जाकर वज्र गिरे तो इसमें जो वज्र का जो अर्थ है वो है आकाशीय बिजली गिरना। तो त्रिलोचन की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, ये प्रगतिवादी और प्रगतिशील कवियों में शामिल है और हिंदी सोनेट में जो लिखने का कार्य है वो त्रिलोचन में किया है और इसमें वाक्य में जो बजर का जो अर्थ है वो है आकाशीय बिजली गिरना। अगला प्रश्न है, घर की याद कविता के अनुसार भवानी प्रसाद मिश्र जी के पास उनकी माता का पत्र क्यों नहीं आता है? तो जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं और द्वितीय सप्तक है उसमें संपादित है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो द्वितीय सप्तक है उसके कवि हैं और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951। इसके अलावा इनको सहजता का कवि और कविता का गांधी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये तीसरे सप्तक है उसके एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके अलावा इनको सहजता का कवि और कविता का गांधी नामों से भी संबोधित किया जाता है। इनकी एक इनकी जो बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वो है गीत फरोश, जो कि कविता भी है और काव्य संग्रह भी है। गीत फरोश इनका पहला काव्य संग्रह है, गीत फरोश। और इसके अलावा यह एक कविता भी है गीत फरोश। इनकी अगर अन्य कविताओं की चर्चा करेंगे तो उसमें एक है सन्नाटा, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है। गीत फरोश के अलावा सन्नाटा है वो इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता और एक है सतपुरा के घने जंगल। सतपुरा के घने जंगल। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951। इनको सहजता के कवि और कविता का गांधी वो नामों से संबोधित किया जाता है। इनका पहला काव्य संग्रह वो है गीत फरोश। इसके अलावा गीत फरोश से कविता भी है। इसके अलावा सन्नाटा
और सतपुरा के घने जंगल इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। घर की याद जो कविता है इनकी, तो उसमें प्रश्न, उससे संबंधित प्रश्न है कि घर की याद कविता के अनुसार भवानी मिश्र प्रसाद मिश्र जी के पास उनकी माता का पत्र क्यों नहीं आता? वह कवि से नाराज थी, गलत ऑप्शन है। वह कवि को नहीं चाहती थी, उनके पास कवि का पता नहीं था। इसका जो सही आंसर वो है क्योंकि वह अनपढ़ थी, इसलिए उनके पास माता जी का वो पत्र है वो नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो जो रघुवीर साय हैं वो दूसरे सप्तक है उसके प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा जो रघुवीर साय ने ना केवल कविताएं लिखी हैं बल्कि गद्य साहित्य है, उसमें भी रघुवीर साय का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम रहा है। तो रघुवीर साय ने काव्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में लेखन कार्य किया है। और ये जो रघुवीर साय है वो दूसरे सप्तक है उसके बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो है सीढ़ियों पर धूप में, और एक और बड़ा इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। तो ये दूसरे सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके बड़े महत्वपूर्ण काव्य संग्रह वो हैं सीढ़ियों पर धूम में और आत्महत्या के विरुद्ध। इसके अलावा इन्होंने काव्य के साथ गद्य क्षेत्र में भी काम किया है। इनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में रघुवीर साय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन है हमारे पास सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और एक समय था। तो ये जो कैमरों में जो बंद अपाहिज जो कविता है वो इनकी जो काव्य संग्रह वो ली गई है लोग भूल गए हैं। आपसे अगली बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रघुवीर साय के काव्य संग्रह में कौन कौन शामिल नहीं है? ये चारों की चारों रघुवीर साय के काव्य संग्रह, सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और एक समय था। और कैमरों में जो बंद अपाहिज है वो है लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो आत्म परिचय की कविता की काव्य शैली है कौन है? तो जो आत्म परिचय जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण कविता है। हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय जो बच्चन है वो हिंदी में इलाहाबाद के प्रवर्तक हैं। इलाहाबाद का जो समय है वो सामान्यतः 1933 से लेकर 1936 है उसके मध्य माना जाता है। तो जो हरिवंश राय बच्चन है वो इलाहाबाद की प्रवर्तक है और 1933 से लेकर सामान्यतः जो इलाहाबाद है उसके काल माना जाता है। इन पर जो उमर खय्यम की जो रवाइयाँ हैं उनका प्रभाव है। खय्यम की रवाइयों पर, खय्यम की जो रवाइयाँ हैं उनका जो प्रभाव है वो हरिवंश राय बच्चन पर नजर आता है। इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो है मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश इत्यादि। तो जो हरिवंश राय बच्चन है वो हिंदी इलाहाबाद के प्रवर्तक हैं और खय्यम की जो रवाइयाँ हैं उनका जो प्रभाव है वो हरिवंश राय बच्चन पर नजर आता है। मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला में इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख ख्याति है, एक बड़ी महत्वपूर्ण ख्याति रही है, वो है इनकी आत्मकथा लिखने के लिए। ये अपनी आत्मकथा के लिए हिंदी में काफी प्रसिद्ध है और ये जो इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई है। आपको हिंदी साहित्य में इस से कई बार प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो क्या है? तो इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है सबसे पहले। और इसका जो क्रम है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरी से दूर और 10 द्वार से सौपन तक। तो हरिवंश राय बच्चन वो अपनी आत्मकथा के लिए काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी जो आत्मकथा है वो 4 भागों में विभाजित है। वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सौपन तक। तो इनकी जो आत्मकथा को चारों क्रम है उसको लगाने के लिए भी कई बार प्रश्न आता है। तो जो आत्म परिचय कविता है वो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, इसी आत्म परिचय कविता की है। इसकी जो काव्य शैली है वो व्यंग्यात्मक नहीं है, भावात्मक भी नहीं है, आलोचनात्मक नहीं है। ये एक तरह से जो आत्मकथात्मक जो शैली है उसमें कविता अपने बारे में बोलते हैं कवि। तो इनकी जो शैली है वो है आत्म कथा कथात्मक आत्म परिचय कविता में। अगला प्रश्न है, शमशीर बहादुर सिंह ने अपनी कविता ऊषा में रात के अंधेरे की तुलना किससे की है? तो जो शमशीर बहादुर सिंह है वो दूसरे सप्तक हैं उसके प्रमुख कवि हैं और शमशीर बहादुर सिंह को अज्ञे ने कवियों का कवि बोला है। अज्ञे ने शमशीर बहादुर सिंह को कवियों का कवि का नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा शमशीर सिंह बहादुर सिंह को हिंदू जो
हिंदू और जो उर्दू भाषा है उसका दोआब के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कविता है उसमें उर्दू शब्द हैं उनका भरपूर प्रयोग किया है। तो सबसे पहले तो शमशेर सिंह बहादुर सिंह को कवियों का कवि है वो कौन बोलता है? अज्ञे। दूसरा पॉइंट है, ये हिंदी और उर्दू भाषा का जो दुआब है उसके रूप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता में जो उर्दू भाषा के शब्दों है उसका अत्यधिक प्रयोग किया है। इसके अलावा रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं वो इनको बातों का कवि बोलते हैं, बात का कवि। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बात का कवि है वो कौन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में शमशेर सिंह बहादुर को बात का कवि बोलते हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं, अगर उसकी चर्चा करें तो उसमें एक है बात बोलेगी, इसी आधार पर वो उनको बात के कवि बोलते हैं। और इनका दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण काव्य संग्रह जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, चुका भी नहीं हूं मैं चुका भी नहीं हूं, चुका भी नहीं हूं मैं। और इसके लिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो बात बोली के अलावा चुका भी नहीं हूं मैं इनके प्रमुख काव्य संग्रह है, और चुका भी नहीं हूं मैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये आधुनिक काल में अपनी जटिल अनुभूति, गहन अनुभूति के साथ ही जो जटिल बिंब विधान है उसके लिए जाने जाते हैं। अब शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने अपनी कविता ऊषा में रात के अंधेरे की तुलना किससे की है? तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, लाल केसर उससे नहीं, नीला संग से भी नहीं, लाल चिड़िया से भी नहीं। तो इन्होंने जो शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने अपनी कविता है ऊषा में रात के अंधेरे की तुलना की है वो है काली सिल से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह वो नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन है वो आधुनिक हिंदी काव्य में एक प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। तो नागार्जुन और इसके साथ ही इनको जो जन कवि है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका जो काव्य संग्रह नहीं है, युगधारा है इनका काव्य संग्रह है, सही है। सतरंगे पंखों वाली भी इनका काव्य संग्रह है। प्यासी पथराई आंखें भी इनका काव्य संग्रह है। जो हरी घास पर छनवर है ये नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, ये अज्ञे का काव्य संग्रह है। तो जो हरी घास पर छनवर है वो अज्ञे का काव्य संग्रह। इसके अलावा अज्ञे के अन्य काव्य संग्रह वो कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, भग्नदूत, इत्यलम कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर छनवर, छनवर और आंगन के पार द्वार है वो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अज्ञे के। मैं सन्नाटे बुनता हूँ, इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण। तो चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर छनवर, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार और मैं पहले सन्नाटा बनता हूँ भी आज्ञा के प्रमुख काव्य संग्रह है। ये तीनों के तीनों है वो नागार्जुन के काव्य संग्रह है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई आंखें। आज्ञा की बड़ी महत्वपूर्ण कविता है एक है बादल को गिरते देखा है, और अकाल और उसके बाद इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। बादल को गिरते देखा है, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है बादल को गिरते देखा है। फिर है हरिजन गाथा, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण कविता है इनकी अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद। और इनको जन कवि और प्रगतिवादी कवि के रूप में भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, संस्कृत आर्य भाषाओं में शामिल है, प्राकृत भी है, अंग्रेजी भी है। जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है वो है तुर्की भाषा। बाकी जो संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी है ये तीनों है आर्य भाषाओं में शामिल है, तुर्की है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है? डोम्बिपा, डोम्बिपा गीत की ठीक है, क्योंकि डोम्बिपा है जी आदिकाल के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना है डोम्बे गीत का। स्वयंभू ने पयुम चरव की रचना की है, सही है। शिव सिंह सेंगर ने प्रमुख हिंदी साहित्य ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना की है। सबरपा प्रबंध चिंतामणि की रचना नहीं करते हैं, क्योंकि चिंतामणि के जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? सी ऑप्शन है वो सही है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गाथा गाहक कहने पर कौन से लोक प्रचलित काव्य भाषा का
बोध होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य इतिहास की, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929। तो उसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां वो है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश है उससे माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी तरीके से दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। तो उनके अनुसार जो जिस तरीके से गाथा या गा कहने पर किसी लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो वो है प्राकृत। उन्हीं की ये पंक्तियां कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी तरीके से दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश भाषा का। तो गाथा का अर्थ क्या पर है, अर्थ है वो है प्राकृत, और दोहा या दोहुआ इसका जो अर्थ है वो है अपभ्रंश भाषा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अपभ्रंश भाषा का संबंध है वो किससे होगा, तो वो होगा दोहा और दोहा से। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा की जो पाणिनि है वो किसे माना जाता है। बररुचि की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है प्राकृत प्रकाश, मार्कंडे, हेमचंद्र और राम तर्कवागी। तो जो प्राकृत भाषा के जो पाणिनि है वो है हेमचंद्र। तो जो प्राकृत भाषा की जो पाणिनि माने जाती हैं वो है हेमचंद्र, और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो शुद्ध हेम शब्दानुशासन। ये आदिकाल के प्रमुख कवि भी हैं और व्याकरण भी हैं हेमचंद, और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो शुद्ध हेम शब्दानुशासन, और इनको ही प्राकृत भाषा का जो पाणिनि है उसकी संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। आसान सा प्रश्न है ये कि निम्नलिखित में से जो कौन सी बोली है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, अवधी और ब्रज। तो ब्रज है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जो ब्रज क्षेत्र है। अवधी ये भी भाषा अवध क्षेत्र है जो उसमें बोली जाती है। कन्नौजी ये भी यूपी में आता है, कन्नौज वाले क्षेत्र में कन्नौजी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो यूपी में बोली नहीं जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा है वो किन दो मिश्रित भाषाओं का रूप है। तो जो 18वीं और 19वीं शताब्दी है उसमें एक हिंदुस्तानी भाषा उसका प्रचलन था, और ये जो हिंदुस्तानी भाषा है दो मिश्रित भाषाओं के योग से बनी थी। हिंदी और अवध से नहीं बनी थी ये, संस्कृत और मराठी भी नहीं, अपभ्रंश और ब्रज भी नहीं। तो ये जो हिंदुस्तानी जो भाषा है वो हिंदी और उर्दू दो भाषाओं के मिश्रण से बनी थी, और इसी को बोला जाता है हिंदुस्तानी। तो जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी और उर्दू दो भाषाओं के मिश्रण से बनी थी, और इसी को हिंदुस्तानी भाषा बोला जाता है, हिंदी और उर्दू भाषा। खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम किसने दिया, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम किसने दिया। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेसन, भोलानाथ तिवारी, कीर्ति चौधरी और विष्णु करे। तो जो खड़ी बोली है उसको जो वर्नाक्यूलर नाम हिंदुस्तानी नाम देता वो देता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इसके अलावा इनकी हिंदी साहित्य इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और एक ग्रेसन ही है जो सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। भक्ति काल को ये सर्वप्रथम है वो स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति काल को ये सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा देती है। तो जॉर्ज एब्राहम ग्रेसन है वो वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी को खड़ी बोली नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने भक्तिकाल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी थी। अगला प्रश्न है, राधा ते बड़भागी कौन तपस्या कीन, तीन लोक त्रिभुवन धनी तेने बरस कर लीन। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। राधा ते बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोग त्रिभुवन धनी तेन बस कर लीन। तो इसमें जो भाषा है बघेली नहीं है, अवधि भी नहीं दिख रही है, खड़ी बोली भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो पंक्तियां अब राधा ते बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोग त्रिभुवन धनी तीन बस कर लीन। लोक कवि ख्यालीराम जी की कविता है, वो किस कविता में कवि में, तो जो लोक कवि जो ख्यालीराम है ये जो बुंदेली भाषा है उसके प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेली भाषा की बृहद तरई मानी जाती है तीन लोगों को। बुंदेली भाषा की बृहद तरई जिसको बोलते हैं बुंदेली
बृहदत्रयी। इसके जो कवि हैं उसमें एक है ईसुरी, आपने कई बार नाम सुना होगा, ईसुरी की फाग है। एक है गंगाधर व्यास, और एक है ख्याली राम। तो बुंदेली की जो बुंदेली भाषा है उसकी बृहदत्रयी माने जाते हैं तीन लोगों को, ईसरी, गंगाधर व्यास और ख्याली राम। तो ये जो पंक्तियां हैं तो जाहिर सी बात है, लोग कभी ख्याली राम किस भाषा में लिखते थे, तो वो लिखते थे बुंदेली भाषा में। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया कि जो बुंदेली बृहदत्रयी है उसमें कौन है, ईसरी है। ईसरी की फाकें हैं वो काफी महत्वपूर्ण रही हैं, और इसको जो चौगारे फाग हैं उसके नाम से संबोधित किया जाता है, गंगाधर व्यास और ख्याली राम। तो इसका आंसर होगा बुंदेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मैथिल कोकिल कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और एक कई बार पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा। मैथिल कोकिल कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो जो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है विद्यापति को। विद्यापति को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में काव्य सृजन, विद्यापति एकमात्र ऐसे कवि हैं जो तीन भाषाओं में काव्य सृजन किया है, और तीनों भाषाओं के काव्य साहित्य में इसको पढ़ते हैं। इन्होंने हिंदी के साथ ही संस्कृत में और जो मैथिली भाषा है उसमें काव्य सृजन किया है, और इनको जो मैथिल कोकिल बोला जाता है वो बोला जाता है विद्यापति को। और इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है पदावली। इसके अलावा इनकी दो और महत्वपूर्ण रचना है, वो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो विद्यापति हैं वो आदिकाल और भक्तिकाल की जो संक्रमण धारा है उसके प्रमुख कवि हैं, और ये आदिकाल की जो कवि हैं उसी में आदिकाल की जो लोक काव्य धारा है उसके अंतर्गत विद्यापति आते हैं, और उनको मैथिल कोकिल नाम से संबोधित किया जाता है। विद्यापति ने हिंदी और संस्कृत और मैथिली तीन भाषाओं में काव्य सृजन किया है। इनकी रचना है विद्यापति पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। और इन्हीं की जो पदावली है उसको कई बार विवाद उत्पन्न हुआ है कि उस जो विद्यापति की जो पदावली में जो पद हैं वो श्रृंगार के हैं कि भक्ति के हैं। तो उसी को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था कि आध्यात्मिक रंग के आजकल चश्मे हैं वो काफी सस्ते हो गए हैं। तो विद्यापति पर एक कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उन्होंने बोला था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे वो आजकल काफी सस्ते हो गए हैं। और इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो इनके पदों को नागिन की जो लहर है उसके समान बताते हैं। तो मैथिल कोकिल के नाम से संबोधित किया जाता है वो है पदावली विद्यापति को। इसके अलावा जो भूषण है ये रीतिकाल की रीतिबद्ध और वीर काव्य की प्रमुख परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध और रीति इतर में जो वीरात्मक जो काव्य परंपरा है उसके प्रमुख कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भूषण की वो है शिवराज भूषण, सेवा बावनी और छत्रसाल दशक। और इसके अलावा जो भूषण है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। भूषण है वो रीतिकाल की जो वीर गाथात्मक परंपरा है उसके प्रमुख कवि, और इसके साथ ये रीतिबद्ध ग्रंथ हैं उसमें भी शामिल होते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है शिवराज भूषण, सेवा बावनी और छत्रसाल दशक। मतीराम की दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है एक है रसराज और ललित राम। ये भी रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। मतीराम है वो अपनी रसराज और ललित राम रचना के लिए काफी प्रसिद्ध है। कवि वृंद ये रीतिकाल की के अंतर्गत जो नीति काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग का शीर्षक है वो राजभाषा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो शीर्षक है वो है भाग 17, जिसमें कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, और इसमें जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है वो राजभाषा से संबंधित प्रावधान है उसमें। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, एक जो कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा भाग 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सी विशेषता है वो देवनागरी लिपि की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो देवनागरी लिपि की नहीं है? यह लेखन एवं वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल एवं सहज है।
यह लेखन एवं वाचन दोनों ही दृष्टि से सरल एवं सहज है। ये जो विशेषता वो देवनागरी लिपि की सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये लेखन एवं वाचन दोनों ही दृष्टियों से सरल सहज है। यह वैज्ञानिक पद्धतियों से निर्मित है। ये भी देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है। इसके प्रत्येक वर्ण का सर्वत्र उच्चारण होता है, ये भी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो देवनागरी ये अक्षरात्मक लिपि नहीं है, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह एक अक्षरात्मक लिपि है। तो देवनागरी है वो एक अक्षरात्मक लिपि है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है, यही है। तो डी आंसर है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति देने के पक्ष में कौन सा बिंदु है वो शामिल नहीं है। तो राजभाषा संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। के रूप में हिंदी को स्वीकृत करने के पक्ष में जो कौन सा बिंदु है वो शामिल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास किया जाए, ये सही है, इसको स्वीकृति शामिल है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी की राजभाषा है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित है कि हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास किया जाएगा। और संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक इसको राजभाषा के रूप में अंग्रेजी राजभाषा रहेगी। हिंदी का जो विकास है वो अन्य भाषाओं के हितों की उपेक्षा ना करे, ये भी सही है। हिंदी का विकास है वो अन्य भाषाओं की उपेक्षा का शिकार ना करे, ये भी सही है। अंग्रेजी संस्कृति का पोषण करे, ये कहीं पर भी बात उल्लेखित नहीं है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत देने के पक्ष में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो वो है अंग्रेजी संस्कृति का पोषण करे। बाकी जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो उसमें शामिल है। हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास किया जाए, सही है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी राजभाषा रही, सही है। और हिंदी का विकास अन्य भाषाओं की उपेक्षा ना करे, ये भी सही है। तो अंग्रेजी पोषण करे, ये ऑप्शन है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वो संचार माध्यम की विशेषता नहीं है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संचार माध्यम है उसकी विशेषता नहीं है। सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संचार माध्यम की जो विशेषता है, जो संचार का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि जो सूचना है लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सूचना का प्रसार हो। शिक्षा ज्ञान के प्रति लाभदायक, ये भी सही है। भावनात्मक व सांस्कृतिक एकता को, बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा सूचनाएं होंगी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देंगे। उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि उज्जवल भविष्य के प्रति जो उदासीनता है वो संचार माध्यम की विशेषता है, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। और वर्तमान युग तो बोला ही जाता है कि सूचना क्रांति का युग है, जो जिसके पास जितनी ज्यादा सूचनाएं होंगी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है। तो हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की विभिन्न प्रकार की पद्धतियां रही हैं। एक है कालानुक्रम, वर्णानुक्रम, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो हिंदी में जो साहित्य इतिहास लेखन की जो सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है, वर्णाक्रम नहीं है इतना, वैज्ञानिक भी नहीं, कालाक्रम नहीं है। तो जो विधेयवादी पद्धति है वो हिंदी में जो हिंदी में जो साहित्य इतिहास लेखन की जो सर्वाधिक पद्धति, महत्वपूर्ण पद्धति है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं तेन। इसी को बोला जाता है, तेन की जो विधेयवादी पद्धति है वो हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति रही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें जो तेन की विधेयवादी पद्धति है उसी को अपनाया है। इसमें जो किसी भी जो रचना होता है, वो जो साहित्य होता है उसको जाति, वातावरण और जो क्षण विशेष है उसके आधार पर जो रचना है उसका अवलोकन किया जाता है। जाति, वातावरण और जो क्षण विशेष है उसके आधार पर इसमें जो समग्र रचना है उसका अवलोकन और कवि का अवलोकन किया जाता है। तो हिंदी में जो साहित्य इतिहास की जो सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति रही है वो रही है विधेयवादी, तेन की विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। गारसा द तासी, इस्तबर द लुत्रोत्तर एंदो हिंदुस्तान, ये बिल्कुल सही है। ये गारसा द तासी का एक साहित्य इतिहास का ग्रंथ है। इस्तबार द लो लित्रोत्तर एंदो हिंदुस्तानी शिव सिंह सेंगर का, ये शिव सिंह सरोज, ये भी हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी बिल्कुल सही है, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साहित्य का जो इतिहास दर्शन है इसकी जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। तो साहित्य का जो इतिहास दर्शन है उसके जो लेखक हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। बाकी की जो अन्य ऑप्शन है, कहरसा दतासी का इस्तबार द लो लित्रोत्तर एंदो हिंदुस्तानी, बिल्कुल सही है। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज भी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 सही है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो प्रमुख आलोचनात्मक लेख हैं उसमें एक कवि और कर्तव्य है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा यही नहीं। इसके अलावा इनकी जो संपत्ति शास्त्र पुस्तक है बड़ी महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ के चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था। और ये तीन भाई थे, गणेश, सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र। गणेश, सुखदेव और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीन भाई हैं। और कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि जो तीन भाइयों में कौन कौन शामिल नहीं है। तो गणेश, सुखदेव और जो श्याम बिहारी मिश्र हैं, ये तीनों के तीनों मिश्र बंधु हैं। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, वो है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु जो विनोद है वो चार भागों में प्रकाशित है। इसका जो पहला, दूसरा और जो तीसरा जो भाग है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913। और इसके अलावा इसका जो चौथा भाग है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1934। इसमें करीबन जो 5,000 कवि हैं उनका जो साहित्य क्रम है उसका चर्चा की गई है, 5,000 कवियों की। इनकी जो मिश्र बंधु विनोद है वो चार भागों में विभाजित है। फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड पार्ट है वो 1913 में आते हैं, और जो फोर्थ भाग है वो 1934 में। और इसमें जो 5,000 कवियों का जो इतिवृत्त है वो शामिल है। इसके अलावा इनको एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना वो है हिंदू नवरत्न, हिंदी नवरत्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति को अंग्रेजी सरकार ने देशभक्ति पूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? निम्नलिखित में से किस कृति को अंग्रेजी सरकार ने देशभक्ति पूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है भारत भारती। जो भारत भारती जो रचना है वो उसको अंग्रेजी सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। और इसके जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हैं, वो द्वितीय युग के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। और ये जो भारत भारती है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1911। और ये एक नव जागरण से प्रेरित रचना है, नव जागरण से प्रेरित राष्ट्रीय कविता। तो जो भारत भारती है उसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1911। इसकी जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। और ये नव जागरण से प्रेरित राष्ट्रीय कविता है, और ये तीन भागों में विभाजित है। और ये जो रचना है वो तीन भागों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। तो जो भारत भारती है वो तीन भागों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड में जहाँ भारत की कितना जो स्वर्णिम अवसर था, भारत कितना सौभाग्यशाली था और किस प्रकार तरक्की कर रहा था, तो जो स्वर्णिम अतीत है उसका चित्रण किया गया। वर्तमान में जो भारत की दुर्दशा है उसका चित्रण किया गया। और भविष्य में भारत किस प्रकार समृद्ध और बेहतर बन सकता है, इन तीनों चीज़ों की चर्चा है वो अतीत, वर्तमान और भविष्यत खंड है उसमें की गई है। और ये आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, भारत भारती। कादरी संप्रदाय हैं उसके जो प्रमुख प्रचारक हैं वो कौन है? अगला ऑप्शन अहमद फारूकी, अब्दुल कादिर जिलानी, मोइनुद्दीन चिश्ती और भभूति। भभूति तो ये तो है नहीं है, ये संस्कृत भाषा है, उसके प्रमुख कवि हैं। मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, उन्होंने जो चिश्ती संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। अहमद फारूकी भी नहीं है। तो जो अब्दुल कादिर जिलानी है, इन्होंने जो कादरी संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। तो जो कादरी संप्रदाय के जो प्रमुख प्रचारक थे वो कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।